एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोग का स्कूल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, टुडे इन दिस वीडियो सेशन वी पीपल आर गोइंग टू कवर दी समरीज और दी वन शॉट ऑफ योर चैप्टर्स, द इंटरव्यू which is chapter number 7 of your Flamingo book. Then there is another chapter which is going places, right? तो उसको हम कवर करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ में आपकी एक और पोम को कवर करेंगे जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, right? So let's get started with the very first chapter of today's video, that is the interview, right? As I told you that this is one of the chapters which is chapter number 7 and it is written by Christopher Sylvester, right? सो ये इंटरव्यू जो है वो बहुत ही प्यारा सा, आप बोल सकते हो एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है आपका, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, राइट, उन्होंने एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया हुआ है अपनी एक बुक से जिसका नाम है पेंगुइन, राइट? पेंगुइन ऑफ मतलब उस बुक में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हुए हैं, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज। सो यहाँ पर भी वो एक पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं, राइट? और उस इंटरव्यू में वो क्या बता रहे हैं ये वो मेंशन करते हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यूज देना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटरव्यूज देना नहीं चाहते। तो लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं इंटरव्यूज को लेकर के, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू गिव द इंटरव्यू। ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी, राइट? सो यहाँ पर जिन पर्सन के इंटरव्यू के बारे में आपको ये बता रहे हैं उनका नाम है अम्बर्टो इको, ठीक है? वो एक बहुत ही फेमस राइटर थे, और उनकी पॉपुलैरिटी का क्या राज था ये उन्होंने आपको इस चैप्टर में बताया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप कि मेरी आवाज आप लोग को क्लियरली आ रही होगी एंड आई एम कंप्लीटली ऑडिबल आल्सो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, The chapter starts with the author introducing us to the method of an interview. As I told you कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा एक इंटरव्यू के बारे में, कि किस तरीके से एक इंटरव्यू होता है ना? किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, किस तरह के क्वेश्चनर्स पूछे जाते हैं, या फिर उसमें से सामने से जो रिप्लाई आता है वो क्या होता है, वो सडन होता है या फिर वो बहुत ही थॉटफुल होता है। सो इट्स अ प्रोसेस। Now we learned that it is pretty common in our journalism and its origin dates back to 130 years before, right? Now यहाँ पर वो बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। प्रीटी कॉमन का मतलब होता है ऑलमोस्ट कॉमन। जर्नलिज्म में आपको पता है, जर्नलिज्म, मास मीडिया, दिस इज ऑल जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इंटरव्यूज ओनली, राइट? सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इंटरव्यू था उसका ओरिजिन ऐसा नहीं है कि वो हाल फिलहाल में शुरू हुआ। इंटरव्यू को भी अच्छा खासा समय हो चुका है शुरू हुए। ये इंटरव्यू का प्रोसेस कम से कम 130 साल पुराना है, राइट? देन यहाँ पर फिर वो आपको एक और चीज बताते हैं which is amazing, मतलब which is amazing to see, which is amazing to tell। वो क्या है? वो ये है कि he expresses that unsurprisingly various people carry different opinions about the concept of interview, right? तो यहाँ पर उन्होंने आपको ये भी बताया है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं फॉर इंटरव्यूज। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हैं इंटरव्यूज को लेकर ना। People have different concept of interview and its uses, how it works, ठीक है, the positives, the negatives, and how they feel when somebody comes and take their interview। किस तरह की फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है, बुरी फीलिंग होती है, ये सब यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। कई बार ऐसा भी होता है ना, हम किसी बात के लिए ट्रोल हो जाते हैं तो हमें नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग सवाल लोग पूछते हैं, पॉजिटिव सवाल नहीं होते, नेगेटिव सवाल होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर जिसका सामना हमें करना पड़ता है, और उसके लिए लोग हमसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। नाउ सम पीपल थिंक ऑफ इट वेरी हाई व्हाइल अदर्स कैन नॉट बी अ गिविंग एन इंटरव्यू। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वाओ मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, दैट मींस इट्स सुपर डुपर ग्रेट, और मैं अपने बारे में लोगों को बताऊंगा। व्हेन आई टेल पीपल अबाउट माई सेल्फ, पीपल विल लाइक मी अल्टीमेटली, पीपल विल कम एंड नो मी, राइट? सो इट्स लाइक दैट कि अच्छा लगेगा, इट विल बी ग्रेट, ठीक है, टू गेट इंटरेक्टेड विद सम ऑफ द पीपल्स, और लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा तो बहुत ही अमेजिंग होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये डिसग्रेस का मैनर। अब किसी की अगर अगेंस्ट में कोई पर्सन चला गया या उसका नेगेटिव इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सो उसे वो पसंद नहीं आएगा। द चैप्टर टेल्स अस दैट एन इंटरव्यू कैन मेक लास्टिंग इंप्रेशन, एंड दिस इज ट्रू। अगर आप किसी का सवाल जवाब का एक इंटरव्यू रखते हो और उसमें आप अलग अलग सवाल पूछते हो, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के आंसर्स देते हैं, तो कुछ के आंसर से हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, right? So when somebody comes and take an interview, so it is really very important that how we are giving the answer of that particular person, because that is something जो कि आपको एक lasting impression देता है। अगर आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हो और उस सवाल का जवाब वो बहुत ही अच्छे से देता है, तो आपको वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है, right? So इसीलिए इन्होंने कहा कि इंटरव्यू हमेशा एक लास्ट
करने वाला इंप्रेशन छोड़ जाता है जो लोगों के दिमाग में हमेशा बसा रहता है. नाउ मोreover, as per an old saying, when we make perceptions about a particular person, the original identity of their soul is taken away. तो कहते हैं कि बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत, कि जब हम लोगों के बारे में परसेप्शंस बनाते हैं, स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में परसेप्शंस बनाते हैं, ठीक है ना, तो जो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है ना, वो उनसे कहीं दूर ही चली जाती है ना. जैसे सपोज अगर आपके सामने किसी से पहला, आपका बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो कोई पर्सन अगर आपके पास पहली बार आया, उसने आपको देखा और आप बहुत गुस्से में थे, उस टाइम चिड़चिड़ाए हुए थे, आपने एक बहुत ही गंदा सा रिएक्शन दे दिया. सो अब क्या होगा उस कंडीशन में वो पर्सन कहेगा ओ कितना बुरा इंसान है ये, है ना. वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी इमेज पे लिख जाता है कि ये इंसान जो है बदतमीज टाइप का इंसान है. राइट. सिमिलरली अगर आपने किसी को बहुत अच्छे से आंसर दिया है, बहुत अच्छे से ग्रीट किया, तो आपको लोग समझते हैं कि यू आर सो ग्रेट, यू आर सो गुड. राइट. सो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि वो कभी अच्छा भी हो सकता है, वो कभी बुरा भी हो सकता है. और बिहेवियर टू बिहेवियर डिपेंड करता है कि हर इंसान को नहीं पता होता कि उसे कैसे रिएक्ट करना है इन पब्लिक. राइट. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ऐसे मूड में हो जो सामने नहीं आना चाहिए और वो आ जाता है, तो लोग आपके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन बनाते हैं. राइट. सो इसीलिए बोला गया है कि जब लोग परसेप्शन बनाते हैं तो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी कहीं आपसे दूर ही हो जाती है. वी लर्न हाउ मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज. अब कई बार आपको ये भी पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हमेशा इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया कि नहीं, इंटरव्यू आई फील इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, क्योंकि आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती वो कि आप क्या हो. राइट. नाउ look at this. Similarly, Rudyard Kipling's wife writes in her diary about how two reporters in Boston ruined her. अब यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग की जो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि किस तरीके से दो रिपोर्टर थे, ठीक है, बोस्टन के, उन्होंने पूरी तरीके से उनकी इमेज को, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया. ही थिंक्स ऑफ इंटरव्यूइंग एज एन असॉल्ट. उन्हें लगता था कि अगर हम किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है तो वो एक तरह का असॉल्ट है, दैट इज अ टॉर्चर. Fine. Moreover, he even believes that this crime should have a punishment. कहते हैं जबरदस्ती बिना किसी की इजाजत के अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, उसके बाद उसको आप ऐसे दिखा रहे हो पब्लिकली, सो वो गलत है, वो क्राइम है. उस पर्सन को जेल जाना चाहिए जो जबरदस्ती किसी का इंटरव्यू लेकर के उसको दिखा रहा है पब्लिकली. फर्दर, किपलिंग इज ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क फॉर और गिव्स एन इंटरव्यूज. यहाँ तक ये जो रुडयार्ड किपलिंग थे, इन्होंने ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी अच्छा भला इंसान जो है ना, वो कभी इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा, क्योंकि अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो जो है वो बस अपने तक ही रहें, वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते. लेकिन आजकल आप देख रहे हो ना, एवरीबडी इज ऑन कैमरा, पीपल आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग पब्लिकली, है ना, ताकि वो अच्छा और बुरा उनकी इमेज जो है वो इसी से सेट करी जा सके. फाइन. सो रुडयार्ड किपलिंग को ये नहीं पसंद, उनकी वाइफ ने भी ये बोला कि कितना व्यूअर्ड है ये. राइट. नाउ मोreover, this chapter also contain an excerpt from an interview between Mukund belonging to the Hindu newspaper and Umberto Eco. अब यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, उन्होंने दो बंदों का इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन भी लिखा हुआ है, जिसमें मुकुंद नाम का एक बंदा है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का पर्सन है, बिलोंग करता है वो हिंदू न्यूज़पेपर से. तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरव्यू ले रहा है किसका, अम्बर्टो इको का. अब अम्बर्टो इको कौन है, वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के, जो कि इटली में है. राइट. और ही हैज अ डॉन्टिंग स्टेटस एज अ स्कॉलर फॉर फिलोसफीज ऑन सेमियोटिक्स. सेमियोटिक्स मैं बताती हूँ, जो अलग अलग तरह की सिग्नेचर्स को स्टडी करता है ना, अलग अलग तरह की साइंस को स्टडी करता है, उसको आप बोलते हो कि वो आपका सेमियोटिक होता है. राइट. सो एक तो वो आपके बहुत बड़े महान हस्ती हैं जो कि ऑलरेडी लेक्चर्स वगैरह देते हैं, प्रोफेसर हैं वो. साथ ही साथ में आपको पता चलेगा कि उनकी इमेज सबसे ज्यादा इसलिए जानी जाती है कि वो एक बहुत अच्छे सेमियोटिक है. लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस बहुत अच्छे करते हैं वो, एंड मेडिकल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शंस. सो इससे पहले वो मेडिकल एस्थेटिक्स पे भी वर्क करते थे. सो सोचो ना, एक पर्सन कितना क्रिएटिव हो सकता है, कितनी अलग अलग चीजें वो कर सकता है. यहाँ पर अम्बर्टो इको के बारे में जानने के बाद हमें पता चलता है. सो इट्स जस्ट सेइंग कि भाई एक इंसान एक बार में एक ही काम कर सकता है, एक बार में एक ही काम कर सकता है, बट जिंदगी बहुत बड़ी है, एक इंसान मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है. राइट. नाउ इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन हिज सक्सेसफुल नॉवल. अब उनका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, और हम यहाँ पर उनका जो इंटरव्यू हुआ है वो बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, उनकी एक सक्सेसफुल नॉवल के ऊपर, उसको हम यहाँ पर देखेंगे. द नेम ऑफ द रोज, दिस इज द नेम ऑफ हिज नॉवल.
His novel sold more than 10 million copies. ये पता नहीं कैसे उनकी नॉवल इतनी पॉपुलर हो गई और 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज उनकी बिक गई. मुकुंद begins by asking him how he manages to do such different things. अब मुकुंद जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा आप कैसे मैनेज करते हैं ये सब. Umberto Eco replies saying he is doing the same thing. कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ. जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं सिमियोटिक्स करता हूँ, वैसे ही मैं मेडिकल एस्थेटिक्स पे वर्क करता हूँ और वैसे ही मैंने ये नॉवल भी लिख दी. तो उनसे पूछा था कैसे आप इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हो, राइट? हाउ डिड यू डू दिस, कैसे किया आपने ये? सो फर्दर ही गोज ऑन टू जस्टिफाई हिज बुक्स दैट रिवॉल्व अराउंड पीस एंड नॉन वायलेंस. राइट, वी लर्न दैट Umberto Eco classifies himself as an academic scholar. अब Umberto Eco कहते हैं कि मैं नॉर्मल काम करता हूँ, जैसे मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ वैसे मैं ये भी करता हूँ. इट्स नथिंग, इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस, एवरीबडी कैन डू दैट. सो हर कोई वो काम कर सकता है. और सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि वो ये कहते हैं कि मतलब वो अपनी बुक को एक जस्टिफाई करते हुए बोलते हैं कि एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है पीस और नॉन वायलेंस. कुछ भी आप कर रहे हो उसमें आपको क्या होना चाहिए, सुकून होना चाहिए और हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए. तो जितना आप सुकून से चीज़ों को करोगे उतना सब कुछ अच्छा होगा और उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी. वी लर्न दैट Umberto Eco classifies himself as an academic scholar. वहाँ पर वो अपने आप को एक academic scholar भी बोलते हैं. कहते हैं कि आई एम नॉट अ नॉवेलिस्ट बट मोर आई एम एन अकेडमिक स्कॉलर. सो मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, बट 10 मिलियन कॉपीज बिकने के बाद मुझे लोग नॉवेलिस्ट के नाम से जानते. सो इट्स लाइक द नीड ऑफ एन आर थी और वो हो गया. So he attends various academic conferences throughout the week and writes novels on Sundays. वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे हफ्ते कॉन्फ्रेंसेस में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ लोगों को, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन करता हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है संडे को तो मैं बैठ करके नॉवल लिखता हूँ. मोरोवर ही एक्सप्रेसेस दैट अदर कंसिडरिंग हिम एज अ नॉवेलिस्ट. कहते हैं लोग मुझे नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं, मुझे कोई स्कॉलर नहीं बोलता क्योंकि वही मेरा पॉपुलर हुआ है. सो नोबडी नोज उसकी क्या चीज़ पॉपुलर हो जाए, राइट? सो मुझे लोग नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं, स्कॉलर के नाम से नहीं, लेकिन मेरी ज़्यादा जो वर्थ है वो एज अ स्कॉलर है. एंड मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई मुझे नॉवेलिस्ट के नाम से जाने या फिर वो मुझे स्कॉलर के नाम से जाने. ही अग्रीज इट इज रादर टफ टू इन्फ्लुएंस मिलियन ऑफ पीपल विद एकेडमिक वर्क. कहते हैं बहुत मुश्किल होता है अपने एकेडमिक वर्क में कुछ अच्छा करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना. नॉवल लिखना इज ईजियर देन दिस इनके अकॉर्डिंग. Moreover, we also learn how he believes that our lives have empty spaces like the ones in items. कहते हैं भाई जिंदगी ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है करने के लिए, आपकी जिंदगी फुल ऑफ स्पेस है, आपको उन स्पेस को फिल करना है. तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में समय नहीं है, समय होता नहीं है, किसी के पास समय निकालना पड़ता है. Our lives are just like atoms. It has space. उसको आप फिल करो. He refers to them as interstices and admits that he does most of the productive work in the course of that time. वो कहते हैं कि बस जो एटम्स के बीच में गैप होता है ना, वैसे ही हमारी जिंदगियों के बीच में भी गैप होता है और वो गैप को मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम के लिए फिल करता हूँ. स्पीकिंग अबाउट हिज नॉवल ही रिमार्क्स दैट इट इज नॉट एन ईजी रीड. कहते हैं कि नॉवल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत आसानी से लिखी गई नॉवल नहीं है, उसको पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है. इट हैज़ अ डिटेक्टिव फीचर टू इट अलॉन्ग मेटाफिजिक्स. तो कहते हैं यहाँ पर एक डिटेक्टिव फीचर है, मतलब आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा जब आप उसके बारे में पढ़ोगे तो, क्योंकि उसमें आपका एक तो मेटाफिजिक्स थियोलॉजी भी है और मेडिवल हिस्ट्री भी है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड हिस्ट्री. सो दैट इज ग्रेट, है ना. जैसे आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं आपको आपने 11th क्लास में एक स्टोरी भी पढ़ी होगी, ठीक है ना, जिसमें देश पांडे और प्रोफेसर गायतोंडे की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना. उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया था. सो वैसी वाली स्टोरी थी. ही सिमिलरली ही थिंक्स दैट इफ ही रोट द नॉवल 10 years अर्लियर. और वो कहते हैं कि देखो एवरीथिंग इज जस्ट नीड ऑफ एन आर्ट. कौन कब फेमस हो जाए यू डोंट नो, है ना, आपको नहीं पता. सो एवरीथिंग इज जस्ट नीड ऑफ एन आर. और मेरी नॉवल जो थी वो इसीलिए पॉपुलर हुई क्योंकि वो नीड ऑफ एन आर में थी. सो नीड ऑफ एन आर क्या होता है कि ना बहुत पहले अगर मैंने दिया होता तो वो चल पाती, ना बहुत बाद में अगर मैंने दिया होता वो चल पाती. वो जिस समय गई वो समय बहुत सही था. दस द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉवल रिमेन्स अ मिस्ट्री. इस वजह से मेरे को ये लगता है कि मेरी जो नॉवल की सक्सेस है इज स्टिल अ मिस्ट्री, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ नीड ऑफ एन आर्ट. राइट. तो इस तरीके से वो समझाते हैं कि आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, रिजल्ट अपने आप आपको मिलता है, कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलती है. सो टू सम अप द स्टोरी और टू सम अप दिस इंटरव्यू चैप्टर वी कैन सिंपली से दैट मेनी पीपल डिफर व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज. अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं जब इंटरव्यू की बारी आती है. तो नॉनदलेस दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एज सीन फ्रॉम
अम्बर्टोज इंटरव्यू। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे इंटरव्यूज भी देते हैं, जैसे कि अम्बर्टो इको, क्योंकि उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब आप अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो इट्स नेसेसरी कि आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि पीपल शुड एटलीस्ट नो हु आर यू, है ना, ताकि लोग आपसे मोटिवेट हो पाए। तो कुछ तो ऐसा होगा जो हर इंसान की जिंदगी में मोटिवेशनल होता है। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या था जिससे आपने अपने अंदर बदलाव देखा, वो आप दूसरों को बता सकते हो, क्योंकि यू कैन नॉट स्टिक ऑन दिस कि दूसरों का मोटिवेशन आपके लिए भी मोटिवेशन ही बन सकता है, बट आपका मोटिवेशन माइट भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज कर दे। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन बिटवीन अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ योर्स इन द सेम। बाकी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे। सो हम अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस आपका चैप्टर नंबर 8 है फ्लेमिंगो बुक का, राइट। और एज आई टोल्ड यू कि फ्लेमिंगो बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर्स जो काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग है, राइट। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर एक छोटी सी लड़की के बारे में कहानी बताई गई है जो डे ड्रीमिंग करती है, हु कैसल इन द एयर, दिन में सपने देखती है। और क्योंकि वो बहुत गरीब जगह से बिलोंग करती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से डे ड्रीमिंग वो करती है और किस तरीके से लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताती है, और उसकी बातें सच नहीं है ये सबको पता है, इसलिए कोई उसे सुनना नहीं चाहता। फिर उसके बाद वो अपने भाई को भी बताती है कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर से मिली और वो उससे मिलने आएगा, उसने उससे प्रॉमिस किया, इस तरह की बातें वो उसे करती रहती है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी जो कि A.R. बार्टन ने लिखी हुई है, ठीक है। और A.R. बार्टन एक्चुअली ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ग्रेट राइटर। इन्होंने बहुत सारे अपने प्लेज वगैरह लिखे हुए हैं, और ये भी बहुत ही अच्छी जो आपकी स्टोरी है वो है। और इसमें एक बच्चे, एक एडोलेसेंट लाइफ के बारे में बताया गया, जिसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। ऑफकोर्स हम सब लोग जब अडल्टहुड एज पे पहुंचते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं। सो उन्हीं सपनों की जो कनेक्टिविटी है वो हमें यहाँ पर बताई गई है। चलो पढ़ते हैं इसको। नाउ लुक एट दिस। सो इट स्टार्ट फ्रॉम अ गर्ल जिसका नाम है सोफी। सोफी इज अ टीनेज गर्ल। वो एक मतलब ऐसे मान सकते हो 13 से लेकर के 19 के बीच की उम्र की एक लड़की है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली बैकग्राउंड। उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो गरीब है ना। ऐसा नहीं है गरीब हो अमीर हो, हर इंसान सपने जरूर देखता है कि उसे क्या करना है लाइफ में। सो शी विशेस टू हर ओन बुटीक आफ्टर स्कूल। उसका सपना है कि जब वो अपना स्कूल कंप्लीट कर लेगी, अपना 12th कंप्लीट कर लेगी, तो वो अपना खुद का बुटीक खोलेगी। इफ नॉट दैट, अगर मान लो वो बुटीक नहीं खोल पाती है, सो शी इज वेरी सर्टेन, वो बहुत श्योर थी दैट शी कैन बिकम एन एक्ट्रेस। वो एक एक्ट्रेस बनेगी, वो एक फैशन डिजाइनर बनेगी। सो उसने अपने सपनों को फर्म करके रखा हुआ है, अगर वो ये नहीं करी तो वो ये करेगी। सो शी इज वेरी प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि उसे क्या करना है अपनी जिंदगी में। हर फ्रेंड, उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम है जानसी, टेल्स हर दैट ड्रीम्स कम ट्रू इफ यू हैव मनी एंड एक्सपीरियंस। कहते हैं सपने उन्हीं लोगों के सच होते हैं जिनके पास या तो पैसा होता है तो एक्सपीरियंस होता है। दिस इज रियलिटी। आज के प्रेजेंट एरा में जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वहां पर दो चीजें आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हो, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा समय देते हो। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर आपने कोई सपने देखे हैं तो अपने आप को एफर्ट्स में लगाओ। तो जब डे 1 से आप अपने आप को एफर्ट्स में लगाओगे तभी आप जिंदगी में ग्रो कर पाओगे और कुछ बड़ा कर पाओगे, राइट। नाउ शी आल्सो टेल्स हर दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल एंड्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड। कहते हैं कि हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर लोग बिस्किट बेचते हैं, और आज नहीं तो कल हमें भी इसी चीज में इन्वॉल्व होना है। आज नहीं तो कल हमें भी क्या करना है, यही बिस्किट फैक्ट्री वाला ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फैमिली भी यही करती है। फैमिली प्रोफेशन को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नाउ ओके, सो सोफी लिव्स इन अ हाउस। सोफी एक घर में रहती है जो बहुत छोटा है, विच इज वेरी स्मॉल फॉर द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली। अब क्योंकि देखो, अगर एक छोटा सा घर है, 2 लोग रहने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा घर है उसमें 10 लोग रहने वाले हैं तो प्रॉब्लम है। तो छोटा घर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितने लोग हैं, उनके हिसाब से घर छोटा फट रहा है, राइट। सो सोफी का घर में लोग बहुत सारे हैं और उसकी जो घर है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। हर फैमिली डज नॉट बिलीव इन हर। अब वो ऐसे फालतू फालतू की बातें करती रहती है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो ऐसी अजीब अजीब बातें करती है वो। अब ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, राइट। तो nobody believes her, ठीक है, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। as she is known to make up stories and scenarios in her head that are far from reality। तो so लोग सोचते हैं कि अरे बड़े बड़े सपने देखा करती है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी वो सपनों को मीट नहीं कर सकती और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि बहुत ग्रेट हो, वाउ टाइप्स हो उसकी लाइफ में। नाउ हर एल्डर ब्रदर जॉफ। अब इसका एक और भाई भी है
जिसको मेंशन किया गया यहाँ पे, उसका नाम है जॉफ. जॉफ डज नॉट लेट एनीवन एंटर्स हिज लाइफ. जॉफ बहुत ही सीरियस रहता है, वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने देता. ठीक है. फैसिनेट्स हर, उसको वो बहुत अच्छा लगता है, उसका भाई उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अलग है, ही इज डिफरेंट. नाउ ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ताकतवर है. हैंडसम एंड टॉल, वो लंबा भी है और दिखने में बड़ा सुंदर भी है. शी इज जेलस ऑफ हिज साइलेंस एंड वांट्स हिम टू टेक हर ऑन हर बाइक राइड्स. ठीक है. सो उसके अलग ही सपने हैं सोफी के. मतलब सोचो, एक बच्चा जो अलग अलग लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस, यूनिकनेस देखता है, तो उसको लगता है ये शी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट, ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो उसको लगता है ये एकदम चुपचाप रहता है, ये बहुत अलग है. लेकिन उसको थोड़ा सा जेलस भी होता है कि सब लोग इससे बात करने के लिए मरते हैं और ये बात नहीं करता, तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट है. उसको जेलस भी होता है. वो कहती है कि मैं चाहती हूँ एक बार मैं तुम्हारे साथ बाइक पर राइड करूँ, है ना. तो उसके अलग अलग सपने हैं, तो सपने देखा करती है. नाउ सोफी इज अट्रैक्टेड टू कैसी हु इज अ सॉसर प्लेयर. अब देखो, उसको अपना भाई भी अच्छा लगता है क्योंकि वो हैंडसम है और टॉल है, और साथ ही साथ में उसे सॉसर प्लेयर भी अच्छा लगता है जिसका नाम है कैसी. सो उसे प्लेयर्स भी पसंद है और बहुत सपने देखती है वो कैसी के, डेनी कैसी के. शी टेल्स हर ब्रदर दैट शी मेट हिम. अब वो अपने भाई को बताती है कि तुम्हें पता है मैं डेनी कैसी से मिल चुकी हूँ एट द आर्केड, विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है. पता है, मनगढ़ंत कहानी बता रही है. जॉब डज नॉट बिलीव हर. पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करता, एज ही फाइंड्स इट टू बी अनलाइकली. कहती है पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतने बड़े क्रिकेटर से मिल लो, नॉट पॉसिबल. शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट कैसी हैड आस्क्ड हर टू मीट हिम समहाउ समवेयर एल्स टू, है ना. सो वो उसको बताती है, कहती है कि नहीं कैसी मुझसे मिला था और कैसी ने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे फिर से मिलने के लिए आएगा. तो इसके भाई को तो यकीन नहीं होता है, लेकिन वो कहता है चलो ठीक है, तुम प्रूफ दो कि तो मैं मान लूंगा, है ना. नाउ लुक एट दिस. सोफी कीप्स बिल्डिंग अप दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज इन सच अ मैनर दैट शी स्टार्ट्स बिलीविंग इन इट. अब इस तरीके से सोफी सारी की सारी बातें करती है कि अरे वो नहीं वो उसने बोला है, उसने मेरे से प्रॉमिस किया, वो मेरे से मिलने आएगा, तुम देखना वो जगह है, वैसी जगह है, और ऐसे करके वो मेरे से मिलने आएगा, उसने मेरे से प्रॉमिस किया, वो आएगा, है ना. तो उसके भाई को थोड़ा सा विश्वास होने लगता है कि शायद सच बोल रही है और शायद हो सकता है कि आ जाए. ना इस तरह की बातें उसकी मनगढ़ंत होती हैं कि कोई इससे पहली बार मिले तो शायद उसके ऊपर विश्वास कर ले, लेकिन उसके घर वाले जानते हैं कि ना ये लड़की वर्थ नहीं है, है ना. मतलब बातें बनाती है, जरूरी नहीं है कि इसकी सारी बातें सच ही हो. नाउ दिस इज इन द सेम नेबरहुड एज दैट ऑफ हर हाउस. दिस इज द प्लेस वेयर शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, है ना. और शी वेटेड फॉर हिम ऑन द वुडन बेंच अंडर द एल्म ट्री. कह रही है कि उसके पड़ोस की जगह है जहाँ पर वो उससे मिलने आएगा, राइट. और वो बचपन में वहाँ इस जगह पर खेला करती थी और ये प्रॉमिस किया डेनी कैसी से, डेनी कैसी ने इससे, और ये अपने भाई को बता रही है, जो कि झूठ है, डे ड्रीमिंग है, राइट. और वो कह रही है कि वो ना, उसने कहा है कि वो आएगा मेरे से मिलने के लिए. तो वो क्या करती है, वो एल्म ट्री के नीचे बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करती रहती है कि वो उससे मिलने के लिए आएगा. नाउ लुक एट दिस. शी स्पेंड्स टाइम वेटिंग फॉर हिम टू कम. अब वो इंतजार करती रहती है कि कब डेनी कैसी उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन वो नहीं आता है. क्यों? क्योंकि ये सब उसके डे ड्रीमिंग थी, वो उसकी मनगढ़ंत होता नहीं, मेकअप स्टोरीज थी जो कि उसने सोच करके रखा हुआ था. शी देन गोज बैक होम एंड फील सैड ऑन थिंकिंग दैट हर ब्रदर वुड बी सो अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड. फिर वो वापस वहां से लौट आती है, उसको लगता है ओ मेरे से मिलने नहीं आया डेनी कैसी, अब क्या होगा, मेरे भाई को तो बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत डिसअपॉइंट भी होगा, मैं उससे क्या बोलूंगी, डेनी कैसी ने तो मुझे धोखा दे दिया. अब खुद ही सपने देख रही है, खुद ही सपने सच नहीं हो रहे हैं, उसके बाद खुद ही उस चीज पर पछता रही है कि मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी. हाउएवर शी नेवर रियली कम्स आउट ऑफ द फैंटेसी एंड बिलीव्स दैट कैसी विल कम टू मीट हर. लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टबन भी दिखाई गई है सोफी, क्योंकि ये डे ड्रीमिंग करती है और उसको मानती भी नहीं है. इसके सपने जब सच नहीं होते तो भी इसको यकीन नहीं होता, उसको लगता है नहीं कभी ना कभी तो मेरे सपने सच होंगे ही होंगे. तो एक बार इसके जो पेरेंट्स हैं ना, इसको लेकर के भी जाते हैं गेम दिखाने के लिए डेनी कैसी का, तभी से इसके मन में सपने आने लगते हैं कि ये डेनी कैसी से मिले. सो इट्स लाइक दैट कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं. कई बार उनके सपने सच नहीं होते तो वो डिसअपॉइंट जरूर होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टबन होते हैं. उनके सपने सच ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपने देखना ही छोड़ दें. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सपने नहीं भी सच होते हैं तो भी देखते रहते हैं. सो स्टोरी से हमने क्या सीखा, एक अडल्टहुड एज के बारे में सीखा जिसमें टीन एज की बात करी गई है, और उसमें जिसमें बच्चे बहुत ही नॉर्मल होते हैं और सच में ऐसा होता है कि इट हैपन्स कि उनके मन में अलग अलग तरह के सपने होते हैं और वो उन्हें पूरा करने की चाह भी रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता तो जिसकी वजह से वो डिप्रेस भी हो जाते हैं. सो ड्रीमिंग इज गुड बट डे ड्रीमिंग इज समटाइम्स नॉट गुड, क्योंकि आप फिर उसी में ही बैठे रहते हो और अपने फ्यूचर को कभी आप बहुत आगे नहीं ले जा सकते. सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग हमारी अगली पोम की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना. सो लेट्स बिगिन विद दिस. आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं हार्ड वर्ड्स का भी डिस्कशन करूंगी आपके साथ, और आपको मैं पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम एंड लेट अस सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी में हमें क्या मेंशन किया गया. अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक सुंदरता से भरी हुई चीज. सो देखो, लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग तरह की ब्यूटी होती है, अलग अलग तरह की सुंदर चीजें होती हैं, लेकिन आप किस चीज को सुंदरता से भरा हुआ मानते हो, दैट मैटर्स. किसी को कोई पर्सन देखने में अच्छा लगता है, किसी को किसी का बिहेवियर अच्छा लगता है ना, किसी को जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अच्छे लगते हैं. तो अलग अलग लोग अलग अलग परसेप्शंस रखते हैं चीजों के बारे में. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस. A Thing of Beauty, this is a poem which is written by John Keats. वो एक ब्रिटिश राइटर है और ब्रिटिश पोएट है, और इनको बताया जाता है कि ये बहुत ही रोमांटिक पोएट है. मतलब जब लिखते हैं तो बड़ा ही रोमांस के साथ लिखते हैं जिस भी चीज़ को लिखते हैं, है ना. अच्छा, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जो कि एंडीमियन नाम की पोम से लिया गया है. वो भी एक पोएटिक रोमांस ही है, जिसमें बताया गया है एक चरवाहा होता है, शेफर्ड, है ना. उसको विजन होता है मून गॉडेस का, और जब उसको मून गॉडेस का विजन होता है तो वो फिर अट्रैक्ट हो जाता है, उसको बहुत अच्छी लगती है मून गॉडेस. तो वो उनकी सर्च में निकल जाता है उनको ढूंढने के लिए. उनको बहुत ढूंढता है. तो उसको बताया गया है कि वो जंगलों से होता हुआ पार समुद्र के अंदर चलते चले जाता है, और फिर वो कहाँ गया, वहां से वो कभी भी वापस नहीं आया, उसका वापस आना पता ही नहीं चला. सो इट्स लाइक दिस. द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड in which Endymion, a beautiful young shepherd and the poet who lived on Mount Latmos. तो ये जो शेफर्ड है जिसका नाम है एंडीमियन, ये कहाँ पे रहता है, माउंट लैटमोस पे रहता है, जिसको विजन होता है मून गॉडेस का जिसका नाम है सिंथिया. ठीक है, और वो उसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद वो उनकी सर्च में निकल जाता है, और फिर भटकता भटकता जंगलों से कहाँ चला जाता है, समुद्र में. फिर वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, राइट. सो इस तरह से ये पोम स्टार्ट होती है, और पोम की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है. थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Now सबसे पहले जो हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है बावर. बावर का मतलब समझ लो, बावर का मतलब होता है एक शेड. जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होगे, एक लड़की सोई हुई है रोड पे, अगर मान लो सोया हुआ है कोई, और इधर भी पेड़ है इधर भी पेड़ है, तो उसकी ब्रांचेस जब बड़ी हो जाती हैं तो वो एक शेडो क्रिएट कर देती हैं. सो वो शेडो जो होती है, वो जो शेड होता है, उसी को ही आप बोलते हो बावर, है ना. तो यहाँ पर हमारे जो ऑथर है वो कहते हैं, ये जो पोएट है हमारे, वो कहते हैं जो सुंदरता से भरी हुई चीज है वो बहुत खुशियां लेकर के आती है ना, और वो उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है ना. उसकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती जाती है, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं या जब हम उस चीज के पास जाते हैं तो वो हमें एक सुकून देती है ना, एक शांति का एहसास देती है, एक प्यारी सी नींद देती है. हम हमेशा पैनिक रहते हैं, घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमें प्यारी लगती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो देखने में ही सुंदर हो, है ना. मम्मी का प्यार, है ना, या किसी की आवाज, जैसे अरिजीत सिंह की आवाज सुन लेते हो तो कितना अच्छा लगता है, आप खो जाते हो उसमें. किसी की ड्राइंग आप देख लो, है ना, सो उसको उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, उसमें आपको सुकून मिलता है, और जब आप सुकून में जाते हो उसको देखते हो आपको सुकून मिलता है. जब आप सुकून में जाते हो तो आपको एक प्यारी सी नींद भी आती है ना, और आपको प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट सपने भी आते हैं, और साथ ही में आपको अच्छी हेल्थ भी मिलती है. जब आप सुकून से सोगे तो आपको हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, है ना, और आप चैन की सांस भी ले पा रहे होगे, वरना सब कुछ दिक्कत करने लगता है. आप परेशान होते हो, घबराए हुए होते हो, तो ना सांस सही से ले पाते हो, ना सो सही से पाते हो, ना खा सही से पाते हो, तो हेल्थ तो अल्टीमेटली खराब होगी ना. सो वही हमारे ऑथर ने यहाँ पर कहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो सुंदरता से भरी हुई चीज जो होती है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देती है, और वो कभी भी नथिंगनेस पे नहीं जाती, राइट. अब अगर आप यहाँ पर इसकी पोएटिक डिवाइसेस को देखना चाहेंगे तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम देख लीजिए. फॉर एवर, नेवर, ए, कीप, स्लीप, बी, है ना. और अभी ब्रेथिंग रेथिंग के साथ कनेक्ट होगा तो वो सी ले लोगे आप, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, फाइन. हाँ, डन. यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए. ग्रेट, है ना. अब अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक एलिट्रेशन भी मिल जाएगा, ठीक है. और वो एलिट्रेशन आपको क्या मिल जाएगा? एलिट्रेशन आपको यहां पर मिल जाएगा स्लीप और स्वीट. ये देखिए, स्लीप और स्वीट दोनों एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं ना. सो कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड दिखाई देता है कि सेंटेंस के, तो वो एलिट्रेशन होता है, ठीक है. और क्या यहां पर हमको मिल रहा है? यहाँ पे मेटाफर भी मिल रहा है, बावो क्वाइट, है ना. बावो क्वाइट किसको बोला गया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी को. सो एक ब्यूटीफुल सी चीज जो है वो एक बावो क्वाइट भी है, सुकून की शेड. सो दिस इज मेटाफर. ओके, मेटाफर मतलब
डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है दो चीजों का बिना एज और लाइक के। सो बाबा क्वाइट को कंपेयर किया गया किससे? थिंग ऑफ ब्यूटी से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, तो हमें चैन की सांस भी देती है वो। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो मतलब टुमारो, अगले दिन, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dirt, of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways। इसी वजह से, यही वजह है क्योंकि हमें एक सुंदरता से भरी हुई चीज क्या देती है? सुकून देती है। इसी वजह से हर एक दिन हम क्या कर रहे हैं? वी आर रेथिंग। रेथिंग का मतलब होता है हम लोग बुन रहे हैं या जोड़ रहे हैं। अ फ्लावरी बैंड, फूलों का एक पूरा सा हार देखा है आपने, कैसे उसको बांधते हो, है ना? तो सिमिलरली जैसे फूलों को बांधा जाता है एक हार में, उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम थिंग ऑफ ब्यूटीज को, जो कि हमारे दिमाग में आ रही है, हमारी सोच में आ रही है, हम एक एक याद को बुन रहे हैं और उसको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, उसका फ्लावरी बैंड तैयार कर रहे हैं इस अर्थ पर, वो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादों का। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब होता है दुख। जिंदगी में आपके बहुत सारे दुख हैं, राइट? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, कमी ऑफ नोबल नेचर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, और फिर वो बुरी एक्टिविटीज में चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो या दिस इज ट्रू कि लोगों के पास बहुत सारे दुख हैं, है ना, नोबल नेचर्स की कमी है, और लोगों के पास बहुत सारे ऐसे दिन भी हैं जब उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, किसी ने किसी को खो दिया हो या किसी ने किसी को हर्ट किया हो, कुछ उल्टा सीधा बोला हो, बुरा बोला हो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जितने भी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज हैं, इन सब से दूर जाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट रेथिंग, हम बुन रहे हैं एक फ्लावरी बैंड, एक सुंदर सुंदर यादों से बना हुआ गुच्छा, जिसको हम जब भी सोचे तो जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सारी हमारी दिक्कतें दूर चली जाएं। जब हम उनको सोचे तो हमारे अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाएं। यही वजह है कि हम अच्छी अच्छी यादों का एक फ्लावरी बैंड तैयार कर रहे हैं, जो हमें किससे किससे मुक्ति दिलाएगा? डिस्पोंडेंस से, इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर से, एंड ग्लूमी डेज से, जो सैड डेज हैं, और ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज से। जब हम लोग बुरे बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं, तो हम गलत रास्ते भी तो अपनाते हैं, राइट? तो उन सबसे बचाने वाली चीज हमें क्या है? वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो आपने देखा ना, ब्रेथिंग और रेथिंग, तो सी सी, अर्थ एंड डर्थ डी डी, डेज और वेज ई और ई। फाइन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो फ्लावरी बैंड दिया गया है, फ्लावरी बैंड को अगर आप एज यहाँ पर यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? ये फ्लावरी बैंड को भी थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया। सो ये मेटाफर है, फ्लावरी बैंड, इट इज कंपेयर्ड विद थिंग ऑफ ब्यूटी। फाइन, ठीक। और यहाँ पर आप देखें बैंड और बाइंड, इन दोनों वर्ड्स को देखेंगे तो दिस इज एलिट्रेशन ऑल्सो, ठीक, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस, अब यहीं से ही कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। ये हो गया ना, लुक एट दिस, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, है ना। अब इन सब चीजों की तरफ जब हम बढ़ जाते हैं, जब हमारे अंदर नोबल नेचर की कमी आ जाती है, हमारे पास बुरे दिन आते हैं, ठीक है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हम लोग धीरे धीरे ना नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं और इसकी वजह से हम गलत रास्ते अपनाते हैं, गलत रास्तों की तरफ चलते हैं, है ना। तो जब हम इन रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं, इन रास्तों को सर्च करने लगते हैं, फिर भी हमें कोई बचाने वाला होता है। एंड यस, इन सब के बावजूद, इन सब बुरी चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ अलग अलग तरह की सुंदरता से भरी हुई चीजें हैं जो मूव अवे कर देंगी हमारे पॉल को। पॉल रेफर्स टू सैडनेस, हमारी दुख को मूव कर देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी गंदी काली आत्मा हो गई है, जो हमें बुरा करने के लिए बोल रही है, जो हमें गलत रास्तों पे पहुंचा रही है। सच एज द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। सो वो सुंदरता से भरी हुई चीजों के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें हमारे जो पोएट हैं उन्होंने दिए हैं कि सूरज, चांद, तारे, पेड़, यंग हो चाहे ओल्ड हो, और या फिर जितनी भी नेचर की चीजें हैं वो सब हमें क्या कर रही हैं, वो हमें खूबसूरती का एहसास दिलानी है कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, तुम गलत क्यों कर रहे हो, गलतियों पर क्यों जा रहे हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। तो ये सब क्या कर रही हैं, स्प्राउट कर रही हैं हमारे लिए एक शेडी बून। बून का मतलब होता है ब्लेसिंग। तो ये हमारे लिए रोज के रोज कुछ नया तैयार करती हैं कि देखो आज मुझे देख लो, मून कहता है मुझे देख लो, ट्री कहती है मुझे देख लो, सन कहता है मुझे देख लो, है ना, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग हूं, तुम क्यों गलत रास्तों की तरफ चल रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, राइट। सो अब अगर आप यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट देखिए राइमिंग स्कीम हमने क्या पढ़ा था, ई के बाद एफ और फिर ये जी,
हो गया, आ गया ना यहाँ पर। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि यहाँ पर हमारी जो अगली फिगर ऑफ स्पीच अगली जो राइमिंग स्कीम तैयार हुई है वो क्या है, वो यही है। डन, समझ में आ गया इतना? ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर देखोगे आप स्प्राउटिंग और शेडी, तो एसएस वर्ड का यूज हुआ है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटू, ये एलिटरेशन हो जाएगा आपका। यहां पर दो वर्ड्स आपके पैरेलल ही यूज हुए हैं और दोनों वर्ड्स की जो स्टार्टिंग है वो एस से हो रही है और एस से कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर इमेजरी भी यूज करी गई है कि स्प्राउटिंग का शेडी मून, तो अब आप रोज के रोज ये कुछ फॉर्म कर रहे हैं, है ना, रोज के रोज क्या कर रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो स्प्राउटिंग शेडी आपका यहां पर क्या हो गया, दिस इज एलिटरेशन। और यहां पर एक और चीज यूज हुई है जिसको आप एंटीथेसिस बोल सकते हो। और एंटीथेसिस क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे एंड से कनेक्टेड दो सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पे एंटीथेसिस भी यूज हुआ है। फाइन, चलो अच्छा। तो अब इन सब के बावजूद हमारे जो पोएट है वो हमसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारे बुराइयों को दूर कर देगा, और वो है नेचर। For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves are cooling covert, make against the hot season the mid forest break. तो कह रहा है अब ये जो सन मून यंग ट्रीज ओल्ड ट्रीज ये किसके लिए हैं, ये सिंपल शीप के लिए। और शीप का मतलब है ऑल दी एनिमल्स एंड ऑल दी ह्यूमन बींग्स, है ना। और ये सब किसके लिए है, ये सब किसके लिए बनाया भगवान ने, पर्सन के लिए, ठीक है। और क्या बनाया है भगवान ने, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, लिविंग थिंग के लिए, डैफोडिल्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स, विद ग्रीन वर्ल्ड, जंगलों में खिलते हुए, ग्रीन कलर के जंगल में खिलते हुए ये रंग बिरंगे फूल जिसमें हम रहते हैं उसको देख सकते हैं, जो हमें सुंदरता का एहसास दिलाएंगे। साफ साफ रिल्स, छोटे छोटे झरने, रिल्स रेफर्स टू स्मॉल स्ट्रीम दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कावर्ट, जो इन शीप के लिए क्या है, कूलिंग कावट है। जब गर्म तपती हुई जलती हुई धूप होती है तो उसमें ये शीप क्या करते हैं, वहीं पर जाकर के तो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। गेंस द हॉट सीजन, तो उस हॉट सीजन से बचने के लिए हमारे लिए भगवान ने रिल्स भी बना कर रखे हुए हैं जिसको हम पी सकते हैं और पानी को पीने के बाद ठंडी ठंडी राहत भी ले सकते हैं। और फिर इन्हीं के बीच में हमें क्या दिखाई देता है, द मिस्ट फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या है, झाड़ियां दिखाई देती हैं अलग अलग तरह की जंगलों के बीच में, राइट। तो अभी इसको कनेक्टिविटी से आप पढ़ोगे आगे। तो अभी लास्ट वाली जो हम लोगों ने स्लाइड देखी थी उसमें हमारा कहां तक एंड हुआ था, जी तक। तो ये एच और ये आई, फाइन, ये हम लोगों ने देख लिया आपका, डन। नाउ अगर आप इस लाइन को देखें, कूलिंग कावर्ट, सो सी सी का रेपिटेशन हो रहा है, सो दिस इज एलिटरेशन। समझ में आ गया, ठीक। नाउ एंड क्लियर, अब यहां पे देखिए, विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कावर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। सो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें ऑथर क्या करवा रहे हैं, ये इमेजरी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो शीप है वो इसी में ठंडा ठंडा एहसास लेती हैं गर्म गर्म सीजन में इसको पी करके, राइट। सो यहाँ पर इमेजरी भी यूज किया गया है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम। अब ये जो झाड़ियां हैं मिड फॉरेस्ट में वो पूरी तरीके से भरपूर हैं, बहुत सारे मस्क रोज ब्लूम से, जो फूल खिले हुए हैं वहां पर, ठीक है, रोजेस के, जिसमें से प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। इसी तरीके से जैसे कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक में निकले हुए ये फ्लावर्स जो हैं रोज के, वो खुशबू देते हैं, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वैसे ही जो ग्रैंडियर्स हैं, ग्रैंडियर्स मतलब वो जो हाई रैंक पीपल हैं या जो सोशली बहुत इंपॉर्टेंट पीपल हैं, ठीक है, उन, अब ग्रैंडियर ऑफ डूम किसको बोला गया है, ये ग्रैंडियर ऑफ डूम बोला गया है उन लोगों को जो कि हमारे लिए दुनिया से लड़ते हैं और अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, बहुत महान है ये लोग, है ना, क्योंकि जब कयामत के दिन आए थे, जब वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में हमें सेव करने वाला कौन था, यही लोग थे, राइट। एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हर्ड।
अब इनके बारे में सुनना, इनकी कहानियां सुनना, इनकी कहानियों को पढ़ना, वो सारी चीजें भी सुंदरता से भरी हुई हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। सो ये सब चीजें जो खूबसूरती से भरी हैं, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो सोचने में हो, ये सारी चीजें खूबसूरती से भरी हुई हैं और ये सब भगवान हमको दे रहे हैं और ये हमारे लिए अमृत है। और ये वो अमृत है जो कहाँ से आ रहा है, ये जन्नत के या स्वर्ग के किसी कोने से आ रहा है। ब्रिंक रेफर्स टू एज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो पोएट है उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करवाई हैं, राइट। तो हम लोगों ने आई तक खत्म किया था। अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये जे हो जाएगा राइमिंग स्कीम, ये के हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर है सभी लोगों को? हाँ। सो ईच एंड एवरी वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर आप हैव हर्ड में आओगे, सो दिस इज वर्ड, दिस इज अलिटरेशन, क्योंकि आप देख सकते हो आपका जो एच लेटर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है ना, वो दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो एक ही सेंटेंस के हैं, उनके स्टार्टिंग में यूज हुआ है, राइट। अब फूलों का खिलना, फूलों की खुशबू आना, इसको हमें इमेजिन करवा रहा है पोएट कि उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ में ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है जो हेवन से पोर हो रहा है हमारे ऊपर, तो वो पोर होते हुए दिखाया गया है। वो फाउंटेन का निकलना, एंडलेस फाउंटेन का निकलना, वो भी एक इमेजिनेशन है। तो आप दोनों ही चीजें ले सकते हो, फाउंटेन्स का निकलना या मस्क रोजेस की जो स्प्रिंकलिंग है, ये दोनों ही आपकी इमेजरी भी है। इमेजरी मतलब कुछ भी इमेजिन करवाया जा रहा हो, राइट। सो इस तरीके से जो हमारे पोएट है वो इस पूरी पोएम में हमें इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि क्यों इतने दुखी होते हो तुम, क्यों इतना परेशान होते हो, जब भगवान ने इतनी सारी चीजें सुंदर सुंदर आपको दी हुई है, जिसको सोच करके, जिसको सुन करके, जिसको कह करके या जिसको बोल करके आप खुश रह सकते हो, राइट। सो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी सुंदरता से भरी हुई चीज क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अच्छे से समझ में आ गए इस तीनों के तीनों चैप्टर्स, ये मुझे जरूर बताइएगा। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग जल्द ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।